अच्छा जी। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा लंबा टॉपिक और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। ठीक है। इसका नाम है फेयर वैल्यू गैप, जिसको हम बोलते हैं एफ। इसके और भी डिफरेंट नेम्स भी हैं, इसको हम इम्बैलेंस भी बोलते हैं। ठीक है। और फेयर वैल्यू गैप भी बोलते हैं, इनएफिशिएंसी भी बोलते हैं, तो डिफरेंट नेम्स हैं। हम इम्बैलेंस इनएफिशिएंसी की बोलते हैं, वो आगे हम सीखेंगे। इसकी बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अच्छा। फेयर वैल्यू गैप जो होता है ना, इसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं। उससे पहले हम सीखते हैं फेयर वैल्यू गैप होता क्या है, बनता कैसे है। सपोज ये आपके पास एक बुलिश कैंडल है। ठीक है। ये आपके पास एक और बुलिश कैंडल है, और ये आपके पास एक और बुलिश कैंडल है। तीन आपके पास बुलिश कैंडल्स हैं। अगर आपके पास जो फर्स्ट कैंडल है उसका हाई, ये लो हाई ओपन क्लोज इस तरह होता है ना, तो फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल के लो के दरमियान गैप हो, तो उस गैप को हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। जो आपके पास ये गैप है इसको हम बोलेंगे फेयर वैल्यू गैप। ठीक है। अब आपके पास ये वाला गैप है, ये आपके पास छोटा भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है कि बिल्कुल आपके पास छोटा सा गैप बन गया। ये भी फिर वाली गैप है। बेशक फिर वाली गैप इतना हो इस तरह हो, वो भी वैलिड होता है। ठीक है। छोटी से छोटी चीज़ भी मैटर करती है मार्केट में, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती है। इतनी सी विक भी गलती से नहीं बनती, वो भी मार्केट का कुछ ना कुछ उसमें होता है कि मार्केट ने क्यों बनाई है। ठीक है। अब अगर मार्केट में इस तरह के ये दोनों जो विक्स थी, ये वाली वीक और ये वाली वीक आपस में ओवरलैप कर रही हैं। ठीक है। कोई गैप नहीं बन रहा, यहाँ पर आप एक दूसरे क्रॉस कर रही हैं, तो यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। ठीक है। यहाँ कोई इनएफिशिएंसी नहीं है। व्हाट इज़ फेयर वैल्यू गैप? गैप बिटवीन फर्स्ट कैंडल हाई एंड थर्ड कैंडल लो। ठीक है। अब आपके पास इसी सिनेरियो को आप बेरिश में ले आए, तो बेरिश में इस तरह होगा: फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। ठीक है। तो बेरिश में आपके पास फर्स्ट कैंडल क्या होती है, ऊपर से होती है, इस तरह होता है। ठीक है। तो इसमें आपके पास फर्स्ट कैंडल का लो, उसमें क्या था, फर्स्ट कैंडल का हाई। तो बेरिश में फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई, अगर इन दोनों के दरमियान गैप हो तो उस गैप को हम बोलेंगे एफ। ठीक है। फे वैली गैप। यहाँ पे भी इसको भी एफ, इस तरह। अब यहाँ पे मैटर नहीं करता कि ये तीनों बुलिश हो। आपके पास, एक मिनट, आपके पास ये वाली जो है, आपके पास रेड भी हो सकती है, और अगर मिडिल वाली भी रेड हो सकती है। मार्केट में इस तरह भी हो सकता है। ठीक है। इस तरह क्या है, मार्केट में स्टिल गैप है। इसे मैं इसको रेस कर दूं। मार्केट में अभी क्या है, अभी भी स्टिल गैप है। कहाँ पर गैप है? फर्स्ट कैंडल की हाई और थर्ड कैंडल के लो के दरमियान। तो ये यहाँ पर स्टिल एफ है, वो एक प्रॉपर फे वैली गैप ही है। ठीक है। अब आपके पास फर्स्ट कैंडल भी रेड हो सकती है, देन सेकंड ग्रीन, थर्ड ग्रीन। तो आपके पास दो दो रेड हो सकती हैं। उसमें क्या सिनेरियो बनेगा, इस तरह भी हो सकता है आपके पास। ठीक है। तो यहाँ पर भी स्टिल आपके पास फेयर वैली गैप बन रहा है, क्योंकि फर्स्ट कैंडल के हाई और थर्ड कैंडल के लो के दरमियान गैप है। तो कलर ऑफ कैंडल्स मैटर नहीं करते, व्हाट मैटर इज के फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के हाई एंड लो के दरमियान गैप हो, तो वो फेयर वैली गैप है। फॉर बेरिश, फर्स्ट कैंडल के लो एंड थर्ड कैंडल के हाई के दरमियान गैप हो, तो वो आपके पास फेयर वैली गैप है। ठीक है। ये तो हो गई फेयर वैली गैप होता क्या है। अब आपके पास एक, मैं यहाँ पे क्लियर फेयर वैली गैप बना देता हूँ। ये आपके पास एक, मतलब नॉर्मल सा क्लियर फेयर वैली गैप है, फर्स्ट कैंडल हाई एंड थर्ड कैंडल लो। फेयर वैली गैप जो होता है, इसके तीन बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट का नाम होता है आपके पास एफ स्टार्ट मोमेंटम। एक कंपोनेंट का नाम होता है कॉन्स्क्वेंट इंक्रोचमेंट। ठीक है, जिसको हम सी भी कहते हैं। एंड थर्ड आपके पास होता है एफ फिल। ठीक है।
ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं, इन तीनों को मिलाकर आपस एक फेयर वैल्यू गैप बनता है। तो ये क्या होते हैं? जहाँ से फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट होता है उसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट मोमेंटम। ठीक है। फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट कहाँ से हो रहा है आपके पास? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, 1 से या 2 से? सर 1 से हो रहा है। चैट में बताओ अपना आंसर। फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? सर शायद थोड़ा टू से भी कह सकते हैं, क्योंकि जब मार्केट इसको फिल करने आएगी तो शायद टू पे आएगी ना पहले। हाँ बिल्कुल। टू है शायद। मार्केट ऊपर से आएगी। ठीक है, हाँ मार्केट ने इस सर। साइड से आना है, तो हमारे लिए फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट इधर से हो रहा है, नीचे से नहीं हो रहा। ठीक है। तो जहाँ से फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट होता है उस पॉइंट को हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट मोमेंटम। ठीक है। और जहाँ पर फेयर वैल्यू गैप एंड हो रहा है, आपके पास यहाँ पर एंड हो रहा है, तो इस लेवल को हम बोलेंगे एफ ई जी फिल। ठीक है। अगर मार्केट यहाँ तक आती है तो हम बोलेंगे मार्केट ने एफ ई जी फिल कर दिया। इन दोनों का जो मिडल होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट इंक्रोचमेंट। यहाँ पर इन दोनों का ये मिडल है, इसको हम बोलेंगे सी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको सी बोलते हैं, जो कि एक फेयर वैल्यू गैप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। यही यही सी आपको प्रोबेबिलिटी बताती है, यही आपको बताती है कौन सा एफईजी वर्क कर सकता है, कौन सा नहीं वर्क कर सकता, या किस फेयर वैल्यू गैप में कितनी पावर है कि वो मार्केट को कितना पुश कर सकता है अप साइड या डाउन साइड। ठीक है। तो आपके पास सी तो आपके पास सी इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास फैक्टर आ जाता है। सी को आपने यूज़ कैसे करना है इसमें? अब आपके पास आती हैं सिचुएशंस, डिफरेंट सिनेरियोज, तो मार्केट कब क्या करेगी। हम सारे 4-5 सिनेरियोज हैं, हम सबकी बात करते हैं। सी बेसिकली आपको शो करवाती है कि एफ की पावर कितनी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पावर ऑफ एफ इसका ये काम होता है। पावर से मुराद आप प्रोबेबिलिटी भी ले सकते हैं कि किस फेयर वैल्यू की कितनी प्रोबेबिलिटी, कितना चल सकता है। अगर मार्केट आपके पास जब यहाँ से नीचे आएगी, ठीक है, जब यहाँ से एफ हम यूज़ कैसे करते हैं? हम ऐसे यूज़ करते हैं कि मार्केट नीचे आए, आपके एफ में टैप करे, वहाँ से आप बाय करते हो और मार्केट वहाँ से ऊपर चली जाती है। तो इस तरह हम एफ को ट्रेड करते हैं। ठीक है। तो आपके पास सी इसमें आपकी हेल्प हेल्प कैसे करती है? अगर मार्केट यहाँ से नीचे आए और यहाँ पर विक लगाए, विक लगाने के बाद एफ स्टार्ट को टच करे, एफ स्टार्ट को टच करे और सी को टच ना करे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो सारे। अगर मार्केट फेयर वैल्यू गैप बनाए, वहाँ से नीचे आए, स्टार्ट को टच करे बट सी को टच ना करे, और वापस वहाँ से रिजेक्शन लेकर स्टार्ट के ऊपर क्लोजिंग करते। ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया? स्टार्ट के ऊपर क्लोजिंग करी है, तो वो आपके पास है एक हाई प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, वो आपके पास सिनेरियो हाई प्रोबेबिलिटी है। अगर मार्केट यहाँ पर आती और आपके पास नीचे तक आती वीक और सी को टच करती, सी को टच करके ज़्यादा ऊपर जाती और स्टार्ट के ऊपर क्लोजिंग करती। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, अगर मार्केट रिवर्स होती, नीचे आती, स्टार्ट को भी टच करती, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट को भी टच करती और ऊपर रिवर्स होकर स्टार्ट के ऊपर क्लोजिंग करती, तो ये सिनेरियो आपके पास सबसे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, डबल हाई प्रोबेबिलिटी। ये वाला सिनेरियो में एफ बहुत अच्छा चलता है, आपको ट्रेड बहुत अच्छी मिलती है। ठीक है। थर्ड सिनेरियो क्या बनता है? मार्केट नीचे आती, स्टार्ट को टच करती, सीई को भी टच करती और आपके पास यहाँ पर क्लोजिंग कर देती। ठीक है, मार्केट नीचे आई, मार्केट ने स्टार्ट को भी टच किया और सी को टच किया, बट क्लोजिंग कहाँ पर कर दी? क्लोजिंग फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट मोमेंटम और सी के दरमियान में कर दी। तो ये वाले सिनेरियो में आपके पास मार्केट ठीक है, प्रोबेबिलिटी नॉर्मल है, मतलब बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी नहीं है, बहुत बुरी भी नहीं है। इसमें आपके पास आप वन टिक कह सकते हैं इसको। ठीक है। अब अगर मार्केट यहाँ पर इस तरह करती और सी को टच ना करती और इसके दरमियान इस तरह क्लोजिंग कर देती, ठीक है, इस तरह क्लोजिंग कर देती और सी को उसने टच नहीं किया, तो यहाँ पर सिनेरियो क्या है? यहाँ पर आप वेट करोगे एक कंफर्मेशन कैंडल का, कि मार्केट आपके पास यहाँ पर एक कंफर्मेशन कैंडल बना है, देन आप उसको जज करोगे एफ को, चलेगा नहीं चलेगा, देन आप ट्रेड का उसमें सोच सकते हो। ठीक है, कंफर्मेशन कैंडल वहाँ पर आपके लिए ज़रूरी हो जाएगी। तो ये वाला इस जो उससे पहले था उससे लो प्रोबेबिलिटी है, इससे ये वाला लो प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, बट ये भी ठीक है आपके पास। देन मार्केट अगर यहाँ पर नेक्स्ट सिनेरियो ये बनता है, मार्केट नीचे आती, सी को भी टच करती, स्टार्ट को भी टच करती
और सी को टच करने के बाद इस तरह क्लोजिंग कर देती। ठीक है, दोनों के दरमियान में, सीई और फिल के दरमियान में। ठीक है, तो ये वाले में आपने ट्रेड नहीं करना, स्टार्टिंग में आपने ट्रेड नहीं करना। आगे हम ये भी सीख लेते हैं इसको कैसे ट्रेड करना है जब आप ज़्यादा एडवांस पढ़ोगे फेयर वैल्यू गैप। तो अभी आपने यही याद रखना है कि जो कॉन्स्टेंट इंक्रोचमेंट और फेयर वैल्यू गैप फिल के दरमियान जब मार्केट आकर क्लोजिंग कर देंगे, आई एम यूजिंग वर्ड के क्लोजिंग। ठीक है, यहाँ पर क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पर क्लोजिंग नहीं हुई तो वो हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, अगर क्लोजिंग होगी तो वो लो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपने ट्रेड नहीं करना। नेक्स्ट सिनेरियो ये बनता है कि अगर मार्केट आती है फिर वैल्यू गैप उसको टच करती है और इस तरह जाती है। ठीक है, इस यहाँ पर फिल को वीक लगाकर फिर ऊपर जाकर क्लोजिंग करती है। यहाँ पर आप कंफर्मेशन कैंडल का वेट करते हो, देन इस पर ट्रेड लेते हो। तो ये वाला पहले वाले से हाई प्रोबेबिलिटी होगा। ठीक है, इस वाले से जिसमें उसने फिल को टच नहीं था किया। इसमें साइकोलॉजी ये बनती है बेसिकली कि इसमें क्या होता है, मार्केट यहाँ पर आपके पास इसकी लिक्विडिटी ले चुकी होती है एफ की। और मोस्ट मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा ही होता है कि पीछे कोई फेयरवेल ऑर्डर ब्लॉक होता है, एफ की लिक्विड लेकर ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट वापस जाती है, तो इसलिए हम कंफर्मेशन कैंडल का वेट करते हैं। बट उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें मार्केट ने ये शो करवाया कि मार्केट का जो फेयर वैल्यू गैप है वो इतना पावरफुल नहीं है कि वो सी होल्ड कर सके। ठीक है, इसलिए सी के नीचे क्लोजिंग हो गई। और मार्केट इतनी भी पावरफुल नहीं है कि उसकी लिक्विडिटी लेकर वापस रिवर्स कर जाए। तो ये वाला इसलिए लो प्रोबेबिलिटी हो गया था। राइट, अब लास्ट सिनेरियो ये बनता है कि आपके पास मार्केट नीचे आए और ऑल द वे आपका जो एफ है उसको फिल कर दे। ठीक है, इसमें तो ऑफ कोर्स आपका एफ फेल हो गया, तो इसमें आप अपसाइड का नहीं सोच सकते, इसमें आप फिर इन्वेजन सोचते हो, इसके ऑपोजिट जाने को सोचते हो। राइट, तो ये सिनेरियोज आपको सारे याद करने हैं। देन जब आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा आपको इजीली पता चल जाए करेगा कौन सा फेयर कैसे वर्क कर सकता है। ये जो सिनेरियो होता है लास्ट वाला, इसको हम बोलते हैं इन्वेजन। यहाँ पर हम फिर इन्वेजन यूज़ करते हैं। इन्वेजन, अब इन्वेजन साथ ही पढ़ लेते हैं अगर बात हो गई है तो। इन्वेजन में क्या होता है, आपके पास जब एक फेयर वैल्यू गैप आपके पास फेल हो गया। ठीक है, एक फेयर वैल्यू गैप फेल हो गया, उसमें आप फिर ऑपोजिट ट्रेड लेते हो। जब मार्केट उस फेल्ड फेयर वैल्यू में दोबारा जाती है तो आप फिर वही सारे सिनेरियोज लगाते हो ऑपोजिट साइड पे। ठीक है, कि अगर मार्केट सी को टच करके नीचे क्लोजिंग कर दी, वो इन्वेजन हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगी नीचे साइड के लिए। अगर मार्केट इस तरह करती है, सी को टच किया बट दोनों के दरम्यान में क्लोजिंग करती, वो भी अच्छी प्रोबेबिलिटी है, वो भी अच्छा चल सकता है। बट अगर सी इस तरह कर दिया तो वो लो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, तो आप उस फिर रिले गैप को ऑपोजिट यूज़ करते हो और ऑपोजिट ट्रेड ले लेते हो। क्योंकि ये जो आपके पास सी थी इसने आपको ये शो करवा दिया, ये वाली सी ने आपको ये शो करवा दिया यहाँ पर फेल होने के बाद कि ये फेयर वैल्यू गैप किसी काम का नहीं है। और ये फेयर वैल्यू गैप अपसाइड के लिए था, तो मार्केट का अपसाइड जाने का कोई मूड नहीं है। सही है, ये फेयर वैल्यू गैप की बेसिक्स है। एंड नेक्स्ट पढ़ते हैं आपके पास। सर एक बात थी। जी, सर वो कॉन्फर्मेशन कैंडल वाली बात क्लियर नहीं है, वो आगे जाके हम उसको पढ़ लेंगे या अभी अगर आप कर देते क्लियर? उसका नहीं समझ में आया। कंफर्मेशन कैंडल बेसिकली आप उसमें यूज़ करते हो जब आप सेशन वॉल्यूम ट्रेडिंग कर रहे होते हो। आपको पिछली क्लास याद हो तो जी उसमें जो सेटअप ट्रेडिंग थी उसमें कंफर्मेशन कैंडल नहीं हम देखते। सेटअप ट्रेडिंग में होता है कि आप लिमिट्स लगाते हो, तो जी जी डायरेक्ट एंट्री होती है ना आपकी। अगर जी आप जी। एफ को ट्रेड कर रहे हो सेशन के अंदर तो देन आप कंफर्मेशन कैंडल देखते हो। और कंफर्मेशन कैंडल बेसिकली ये होती है, दो तरह की कंफर्मेशन होती है। एक कंफर्मेशन होती है कि जिस, यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर कंफर्मेशन एक ये हो सकती है कि जिस कैंडल ने आपके यहाँ पर एफ टैप किया है, इसका हाई टूट जाए, इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाए, देन आप बुलिश एक अच्छा लेके जा सकते हो। ठीक है, ये ठीक हो। बहुत ज़्यादा सेफ जाना हो तो आप इस तरह कर सकते हो। अगर आपने बहुत ज़्यादा सेफ नहीं जाना तो इसके आप सी का वेट कर लो, इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाए 1 मिनट में तो आप ऊपर जा सकते हो। ये लो लो प्रोबेबिलिटी ठीक कंफर्मेशन होती है, मतलब अगर आपने जल्दी ट्रेड में एंटर होना तो। ठीक हो क्योंकि गए। आपके पास सेशन चल रहा होता है, सेशन में मार्केट तेज तेज मूव कर रही होती है, तो आपको यहाँ पर कंफर्मेशन ये वाली मैं तो ज़्यादातर ये यूज़ करता हूँ। बट ये भी यूज़ करनी आनी चाहिए तो फिर ये चलती है, अदरवाइज मतलब ये आपको एक्सपीरियंस आता है ये वाली। बट आगे हम पढ़ेंगे ये। ठीक हो गए सर। सर एक और बात है कि जी, जब एपीजी बनता है उसमें जब मार्केट आके टैप करती है तो कितनी बार देखा गया कि वो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती है, रिट्रेस करती है, ऊपर ऊपर जाती है,
एक्सपेंशन करती है थोड़ी सी, और वो वापस फिर आती है नीचे, वहां पे वो एक तरह से इंड्यूसमेंट क्रिएट कर रही होती है, उसके बाद वो नीचे उसके जो ऑर्डर ब्लॉक होता है उसमें ज्यादातर आके मार्केट फिर ऊपर जाती है। तो क्या मार्केट को हमें बिल्कुल एवरेज पे ट्रेड करना चाहिए? नहीं। मार्केट को आप कभी भी फेयर वैल्यू गैप पर ट्रेड नहीं करते। वो तो जब आप एडवांस पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। अभी तो एफ पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको एफ क्वालिटीज़ पता हो। बट अगर आप, मैं 100 ट्रेड ले रहा हूँ, 100 में की 100 मैं एफ को कभी भी नहीं लूँगा। उनमें से एक भी एफ पर नहीं होगी। हम एफ को ट्रेड नहीं करते। एफ आर बेसिकली यूज फॉर इंड्यूसमेंट। मैं आपको बता ही देता हूँ थोड़ा सा, शायद आपको समझ आ जाए कि अगर यहाँ इस तरह लिक्विडिटी जा रही है देन मार्केट इस तरह बिहेव कर रही है। और यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है और यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट क्या करती है, मार्केट एफ से जाती है, यहाँ पर इंड्यूसमेंट क्रिएट करती है, देन ऑर्डर ब्लॉक पर आती है। तो अगर आप एफ पे ट्रेड लोगे आप ट्रैप हो जाओगे। अगर आप ऑर्डर ब्लॉक पर लेगोगे एफ को यूज़ करके देन आपकी ट्रेड सही जाएगी। तो एफ से हम ट्रेड नहीं करते। बट इसका हमें यूज़ पता होना चाहिए। एफएजीज हम ट्रेड करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बट उसमें क्या नाम लेते हैं, सेशन ट्रेडिंग में करते हैं। सिर्फ सिल्वर बुलेट में करते हैं। वो भी आपके पास पूरा एमएसएस हुआ हो देन फर्स्ट एफएजी डीएक्सवाई के साथ दे के करते हैं। तो अदरवाइज हम एफएजीज ट्रेड नहीं करते। जी जी ठीक। क्लियर हो गया सर। अच्छा, तो नेक्स्ट इसमें आपके पास दो चीज़ें आ जाती हैं। एफएजी, बल्कि इससे पहले ना मैं आपको ये बता देता हूँ। ये माइक बंद करें। जो आपके पास यहाँ पर बुलिश एफईजी होता है उसको हम बीसी कहते हैं, ठीक है। और जो आपके पास बेरिश होता है उस एफईजी को हम बोलते हैं सीबी। बुलिश मतलब बाय साइड इम्बैलेंस सेल साइड इनएफिशिएंसी, और सीबी सेल साइड इम्बैलेंस बाय साइड इनएफिशिएंसी। इसका हम प्रॉपर लिटरल मीनिंग भी समझेंगे, इनका मतलब क्या है। तो जब भी चार्ट में मैं लिखूँ बीसी तो मतलब वो बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, जब भी चार्ट में लिखा हो सीबी तो मतलब वो बेरिश का फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। क्लियर सर। नेक्स्ट आता है आपके पास लिक्विडिटी, सॉरी, एफईजीज आर लिक्विडिटी। सर माइकल जेटसन, उनका ये कहना है मार्केट सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों पर रन करती है। पहली चीज़ आपके पास ईआरएल एंड आईआरएल। ईआरएल आप बेसिकली कह सकते हैं, दूसरी एफईजीज, ठीक है। तो एफईजीज क्या होती है, आईआरएल। तो मार्केट ईआरएल की तरफ जाती है, ईआरएल से आईआरएल को टारगेट करती है, एफएजीज को टारगेट करती है, एफएजीज से टारगेट करने के बाद मार्केट रिवर्स होती है और ईआरएल की तरफ जाती है। अभी तक जितना हमने पढ़ा आपको इतना आइडिया हो गया होगा कि आपके पास जब भी हम लिक्विडिटी स्वीप करवाते हैं, सपोज ये सेल साइड लिक्विडिटी है, तो जब भी आपके पास यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप होती है तो हम रिवर्स करते हैं, ठीक है, जब भी लिक्विडिटी स्वीप करवाते हैं। और ये भी है कि जो भी हमारी ट्रेड होती है वो रिवर्स होती है। और हम यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं तो मार्केट यहाँ पे क्या कर रही थी, मार्केट यहाँ से नीचे आ रही थी। तो हम चाहते हैं कि जहाँ से हम एंट्री ले रहे हैं हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से मार्केट रिवर्स हो जाए। तो बेसिकली हम रिवर्स ट्रेड करते हैं। सारी ट्रेड्स हमारी रिवर्स ही होती हैं। तो जब हम एफ से ट्रेड लेते हैं वहाँ से मार्केट रिवर्स होती है। तो वहाँ से मार्केट रिवर्स क्यों होती है, बिकॉज एफ आर लिक्विडिटी, मार्केट लिक्विडिटी लेने के बाद रिवर्स होती है, ठीक है। तो एफ बेसिकली बहुत अच्छी लिक्विडिटी होते हैं। एक चीज़ होती है आपके पास आर ओ एल, और एक चीज़ होती है आपके पास डी ओ एल, जो हम उस दिन बात कर रहे थे। थोड़ा सा इरेलीवेंट टॉपिक है एफ से, बट ये भी साथ कवर कर देता हूँ। आर ओ एल क्या होता है आपके पास, रन ऑन लिक्विडिटी, ठीक है। और डी ओ एल होता है आपके पास ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। रन ऑन लिक्विडिटी क्या होता है, मार्केट एक लिक्विडिटी लेने के बाद उस पर रन कर जाए, मतलब कि वहाँ से रिवर्स ना हो, ठीक है। अगर मैं ऊपर एक हाई टारगेट कर रहा था, मार्केट ने वो लिक्विडिटी ली और वहाँ से डायरेक्ट ऊपर चली गई, मार्केट ने वहाँ से रिवर्स नहीं किया, ठीक है। ड्रॉन लिक्विडिटी क्या होता है, ड्रॉन लिक्विडिटी हम दो तरह से यूज़ करते हैं। ड्रॉन लिक्विडिटी के दो कंटेक्स्ट बनते हैं। फर्स्ट बनता है आपका एंट्री पॉइंट, और दूसरा आपके पास बनता है टारगेट।
ठीक है। तो ड्रॉन लिक्विडिटी, हम बेसिकली ज़्यादा ड्रॉन लिक्विडिटी वर्ड यूज़ करते हैं, रन ऑन लिक्विडिटी बहुत कम यूज़ करते हैं। तो ड्रॉन लिक्विडिटी में जो आप मार्केट में ऐसा पॉइंट जहाँ पर आपको लगता है मार्केट वहाँ से रिवर्स हो जाएगी, उस पॉइंट को कहते हैं ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। अगर मुझे लगता है ये हाई है और मार्केट ऊपर जाने के बाद, ये हाई लेने के बाद यहाँ से रिवर्स हो जाएगी, तो ये पॉइंट था मेरे लिए हाई ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। ठीक है। तो इसको मैं किस तरह यूज़ कर सकता हूँ? पहले इसको मैं यूज़ करता हूँ एंट्री पॉइंट के लिए, क्योंकि मुझे पता है मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी, तो मैं यहाँ पे सेल कर सकता हूँ। ठीक है। और दूसरा मैं टारगेट के लिए यूज़ कर सकता हूँ, अगर मैंने नीचे से सेल किया हुआ है तो मैं इसको ड्रॉन लिक्विडिटी, अगर मुझे लग रहा है तो ये मेरा टारगेट होगा। मैं यहाँ पर टारगेट क्यों लूँगा? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ पर रिवर्स हो जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पर अपना टारगेट ले लूँ। ठीक है। अगर मुझे पता होगा कि वहाँ से मार्केट ने रिवर्स होना है नहीं, मैं तो टारगेट ऊपर रखूँ, ज़्यादा प्रॉफिट करने की कोशिश करूँ, तो वो पॉइंट मेरे लिए हो जाएगा ड्रॉन लिक्विडिटी। तो चार्ट में जब यहाँ लिखा होगा DOL, मतलब वो पॉइंट से मार्केट रिवर्स होने वाली है। ठीक है। और जहाँ पर लिखा होगा किसी, जैसे ये है, जैसे ये लो है, तो मैंने यहाँ पर ROL लिखा हुआ है, तो आपने समझना है कि ये लो टूटेगा और मार्केट गिरेगी। ठीक है। होल्डिंग नहीं करेगी, यहाँ पर गिरेगी, तेज जाएगी नीचे। तो ये मतलब होता है चार्ट्स में जब DOL और ROL लिखा हो, रिवर्स के लिए, कंटिन्यूशन के लिए। क्लियर हो गया सर। सर रन ऑन लिक्विडिटी एक तरह की एक्यूमुलेशन ही हो जाएगी ना, कि मतलब। नहीं, रन ऑन लिक्विडिटी एक्सपेंशन के साथ होती है मोस्ट ठीक ऑफ है। टाइम। एक्यूमुलेशन आपके पास बिल्कुल डिफरेंट है रन ऑन लिक्विडिटी से। ठीक हो गया सर। ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट आपके पास आता है एफजीज। आपके पास मार्केट एफजीज की तरफ क्यों जाती है? ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक एफजी बना हुआ है और मार्केट में चाहता हूँ, मार्केट यहाँ पर मैं ट्रेड ले लूँ। ठीक है। अब यहाँ पर ऑफ कोर्स हम ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म के लिए सीख रहे हैं, तो हमें पॉइंट्स, एक एक चीज़ पता होनी चाहिए कि मार्केट मूव क्यों कर रही है। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास दो क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन कि अगर यहाँ पे एफजी था तो मार्केट यहाँ तक आई क्यों? ठीक है। मार्केट को क्या ज़रूरत है यहाँ तक आने की? दूसरा क्वेश्चन, अगर मार्केट यहाँ तक आई तो मार्केट यहाँ से रिवर्स क्यों हुई? ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस आपके पास बनते हैं एफईजीज के रिलेटेड, जब आप मार्केट में इसको डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब एफईजीज जो होते हैं, मार्केट इस तरह मूव कर रही है, उससे पहले आपको एक रूल याद होगा जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास फर्स्ट डे पर बताया था, मार्केट में बायर्स इक्वल टू सेलर्स होते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट मार्केट कोशिश हर टाइम ऐसा करती है कि मार्केट में बायर्स इज इक्वल टू सेलर्स रहें। ठीक है। तो बायर्स इक्वल टू सेलर्स मतलब क्या होगा? दोनों 50-50 होंगे, और जो 50-50 चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं यहाँ पर मार्केट या कोई चीज़ बैलेंस है। ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे बैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड मतलब कि मार्केट वहाँ पर एफिशिएंट होती है, राइट। तो मार्केट हमेशा कोशिश करती है मार्केट में बायर्स इज इक्वल टू सेलर्स हो। जब मार्केट में एक डिस्प्लेसमेंट आती है, डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? हम्म। एक्सपेंशन, सर एक इम्पल्सिव बड़े मूव, एक इम्पल्सिव मूव होता इम्पल्सिव है। मूव। ठीक इम्बैलेंस। है। इम्बैलेंस। इम्पल्सिव मूव, इम्बैलेंस नहीं होता, इम्पल्सिव मूव को बोलते हैं। इम्पल्सिव मूव मतलब डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम एक्सपेंशन भी बोलते हैं। ठीक है। तो जब एक एक्सपेंशन होती है, एक इम्पल्सिव मूव आता है, तो वो वन साइड आता है। ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि मार्केट में एक इम्पल्सिव मूव आ रहा है वो इस तरह आ रहा है कि मार्केट पहले ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर आई, तो आप इसको इम्पल्सिव मूव नहीं कह सकते। तो एक्सपेंशन क्या होती है जो हमने पढ़ा है, मार्केट वन साइड पर बहुत तेज़ी के साथ जाए। तो जब वन साइड पर मार्केट बहुत तेज़ी के साथ जाएगी, मार्केट में क्या ज़्यादा होगा? बायर ज़्यादा होंगे जो मार्केट को ऊपर लेकर जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वन साइड मूव आ रहा है। तो जब मार्केट में डिस्प्लेसमेंट इम्पल्सिव मूव आता है, तो आपके पास ये वाला रूल ख़राब हो जाता है। ये वाला रूल ख़राब हो जाता है, मतलब कि जब मार्केट में तेज़ तेज़ ऐसे, सॉरी मैं इसको ग्रीन कर दूँ, जब मार्केट में तेज तेज ऐसे कैंडल्स बनना स्टार्ट हो गई हैं, मतलब बायर्स ज़्यादा हो गए हैं, सेलर्स को प्राइस, एक अच्छी प्राइस नहीं मिल रही सेल करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर फिर फेयर वैल्यू गैप बनता है। फेयर वैल्यू गैप बनता ही तब है जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो, जब आपके पास इम्पल्सिव मूव हो, क्योंकि एक बड़ी कैंडल चाहिए होती है जो दो कैंडल्स के दरमियान गैप क्रिएट करे।
ठीक है। तो सेलर्स को यहाँ पर अच्छी प्राइस नहीं मिली सेल करने के लिए, बायर्स में एक एक साइड कंपल्सिव मूव आ गया, जिसकी वजह से आपके पास ये वाला रूल इनवैलिड हो गया। बायर्स इक्वल टू सेलर्स नहीं रहे, बायर्स ज़्यादा हो गए, सेलर्स कम हो गए, राइट। जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पे एफ क्रिएट हुआ, और मार्केट, पहले बायर्स इक्वल टू सेलर मतलब मार्केट बैलेंस थी, अब बायर्स नॉट इक्वल टू सेलर्स मींस मार्केट इम्बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। और मार्केट इम्बैलेंस मतलब इनएफिशिएंट हो चुकी है, मार्केट इनएफिशिएंट हो चुकी है, ठीक है। तो किसकी वजह से हुई? एफईजी की वजह से, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आई। तो इसलिए हम एफईजी को इम्बैलेंस भी कहते हैं, और इसलिए हम इसको इनएफिशिएंसी भी कहते हैं, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप। अब फे वैल्यू गैप का क्या मतलब है? फे वैल्यू गैप का ये मतलब है कि मार्केट आपके पास जब यहाँ पर वापस आती है, वो किस लिए आती है? वो ये वाला रूल कंप्लीट करने के लिए आती है। अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था ना कि मार्केट यहाँ पर क्यों आएगी एफजी के पास, वो इसलिए आती है, मार्केट को मार्केट बैलेंस करनी होती है, बायर्स इक्वल टू सेलर्स करने होते हैं, एफिशिएंट करनी होती है मार्केट, इसलिए मार्केट एफजीज की तरफ आती है, ठीक है। जब मार्केट यहाँ पर टच करती है, मार्केट में बैलेंस आ जाता है, मार्केट में जो होती है आपके पास इनएफिशिएंसी ख़त्म हो जाती है। फे वैल्यू गैप, अब इसको क्यों बोलते हैं? ऐसा गैप जो मार्केट में फे वैल्यू गैप प्रोवाइड करे। मतलब कि पहले बायर्स ज़्यादा थे, सेलर्स कम थे, फेयर वैल्यू गैप तक मार्केट आई तो बायर्स इक्वल टू सेलर्स हो गए, मतलब कि मार्केट में ऐसा गैप जो फेयर वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है मार्केट में, इसलिए इसका नाम फेयर वैल्यू गैप है। हर नाम सोच के रखा जाता है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पर है, मार्केट फेयर वैल्यू गैप्स आर लिक्विडिटी, मार्केट यहाँ पे आपके पास बैलेंस हो चुकी है, मार्केट को क्या ज़रूरत है और नीचे जाने की? मार्केट अपनी और कंटिन्यूशन करेगी। दैट्स वाई मार्केट वर्स होती है एफ से, ठीक है। समझ आई फेयर वैल्यू की साइकोलॉजी? जी सर। जी सर आया। जी सर। सही है। सर काफी टाइम हम देखते हैं सर, मार्केट एफबीजी की फील नहीं करके ऊपर चला जाता है, तो उस टाइम एक्चुअली क्या होता है? उस टाइम मार्केट एफ सिर्फ दो वजह से फिल नहीं करती, या तो मार्केट पूरी तरह फंडामेंटल्स पर है, ठीक है, या तो मार्केट एक लॉन्ग टर्म का जो होता है नैरेटिव वो पूरा कर रही है। मार्केट वो जो होता है वो मार्केट फिर एफ पूरी करती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। जो फंडामेंटल्स होता है उसमें आप कुछ नहीं कह सकते। फंडामेंटल्स मतलब जैसे वॉर हो गई है, ठीक है, अब वॉर हुई है एकदम, अब क्या होगा कि आपके पास गोल्ड बम्प कर जाएगा, गोल्ड बम्प करेगा, बड़े बड़े एफजीज बनेंगे, तो वो बाद में रिकवर नहीं होते, ठीक है, क्योंकि वो फंडामेंटल्स के दरमियान बने हैं। अब आपके पास इसका ही आप एक और एग्जांपल ले लें, न्यूज़ आई है, ठीक है, CPI FOMC, वो वहाँ पर भी बहुत बड़ा एफ बना, बट वो वाला फील होगा, वो ज़रूर फील होगा, क्योंकि वो वॉर में नहीं बना, वो फंडामेंटल्स पे नहीं बना, वो एक प्रॉपर टेक्निकल बना है, तो वो वाला फील होता है। जो एफ फील नहीं होते, जैसे गोल्ड पिछले दिनों बम्प करा था, जब यूक्रेन रशिया की वॉर स्टार्ट हुई थी तब भी गोल्ड ने बम्प किया था, और जब ईरान ने पैलेस्टाइन पर किया था तब भी गोल्ड करा था, तो वो वाले एफ फील नहीं होते। ये है। इसमें एफ आपके पास ये वाले एफ हैं, ये सारे आपके पास कब बने थे? जब रशिया यूक्रेन, यार ये माइक किसका ओपन है? अच्छा, जब ये रशिया यूक्रेन वार हुई थी तो ये एफ अभी तक फिल नहीं हुए, ये फंडामेंटल्स पर है। जो बाद में एफ आते हैं वो फिल होते रहे हैं, ये वाला फिल हुआ, ये वाला फिल हुआ, यहाँ से मार्केट बम्प करी, यहाँ से ये वाली मार्केट बम्प करी, ये मार्केट ने इसको गिराया, ठीक है, तो ये सारे मार्केट में फिल होते रहे, ये मार्केट अब यहाँ पर है, एफ ज़रूर फिल होते हैं, अनलेस के वो फंडामेंटल्स के बाहर ना बनाओ। एक और जनरल कंपोनेंट पढ़ लेते हैं। उससे पहले एक छोटा सा आपको रूल बता दूं, बहुत ज़रूरी। एफजीज आर इक्वल टू बैंक्स, मतलब कि जहाँ पर फेयर वैल्यू गैप होगा वहाँ पर बैंक है, ठीक है, वहाँ पर मार्केट में वॉल्यूम है, और वहाँ पर रिटेलर स्टैप होंगे, आपको अच्छी ट्रेड मिल सकती है जहाँ पर फेयर वैल्यूज बने हैं। और दूसरी चीज़ होती है, एफजीज बैंक्स के इक्वल क्यों होते हैं? बिकॉज एफजीज आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू बैंक्स
एंट्रीज, राइट। डिस्प्लेसमेंट बैंक्स की एंट्री, जहाँ डिस्प्लेसमेंट होगी मतलब वहाँ पर बैंक है, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, कंसोलिडेशन है, मतलब वहाँ पर कोई बैंक नहीं है। तो जो न्यूयॉर्क लंदन होता है वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होती है, मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट में ट्रेडिंग हो रही होती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। जब आपकी एक और चीज़, जब आपकी ट्रेड में डिस्प्लेसमेंट नहीं है मतलब आप गलत हो, ये भी आप याद रखो, क्योंकि आप बैंक से ट्रेड नहीं कर रहे। तो मार्केट में दो ही चीज़ें होती हैं, या तो मार्केट में बाय होता है या तो मार्केट में सेल होता है, ठीक है। या तो मार्केट में बाय होता है या तो सेल होता है। तो अगर आपका प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब आप ये नहीं है कि आपका प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब है किसी का लॉस हुआ है, किसी का पैसा आपको मिला है। तो अगर आपका लॉस हुआ है मतलब किसी का प्रॉफिट हुआ है, राइट। या तो बाय या सेल होता है, ऐसा तो होता नहीं 6-7 ऑप्शन हो। तो इस तरह आपने सोचना होता है जब आप मार्केट में प्रॉफिट बनाने का नहीं सोचते, आप सोचते हो मार्केट में रिटेलर्स को ट्रैप कैसे करना है। जब आप इस तरह सोचते हो आपका प्रॉफिट खुद ब खुद बनता है, आपको पता भी नहीं चलता, आपका प्रॉफिट बनता रहता है, आपका पोर्टफोलियो स्केल अप होता रहता है। तो वो आप हंट कैसे करोगे, जब आप बैंक के साथ एंटर होगे, अगर बैंक बाय कर रहा है आप भी बाय में होगे, रिटेलर सेल कर रहे होंगे वो ट्रैप होंगे। तो इस तरह आपने सोचना है, ठीक है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बताने लगा था कि जब मार्केट यहाँ पे नीचे आती है, आपके पास ये फे वैली गैप है, ठीक है। तो जब मार्केट नीचे आती है, इसको टैप करती है, तो ये मिटिगेट हो जाता है। मिटिगेशन, काफ़ी बच्चों को मिटिगेशन का नहीं पता होता, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। मिटिगेशन वो होता है जो जब आपका कोई पीडी एरे टैप हो जाए, मैं अगेन वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, पीडी एरे, ठीक है। जब आपका कोई पीडी एरे टैप हो जाए उसको हम मिटिगेशन बुलाते हैं। और आईसीटी में ये रूल है कि यूज़ वन थिंग ओनली वंस, ठीक है। अगर आपको कोई ऑर्डर ब्लॉक है, ब्रेकर ब्लॉक है, कोई भी चीज़ है, फेयर वैली गैप है, एक दफ़ा हल्का सा भी टैप हो गया, थोड़ा सा भी टैप होगा, वो मार्केट में यूज़ हो चुका है। आप उसको इस तरह नहीं कह सकते मार्केट बाद में आए, यार ये वाला एरिया टैप नहीं था हुआ, मैं यहाँ से बाय कर सकता हूँ, अच्छी ट्रेड मिल सकती है, नो वे, ठीक है, वो टैप हो चुका है। अगर आपके पास सपोज ये ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट नीचे ही मार्केट ने हल्का सा टैप करके चली गई, तो वो टैप हो चुका है, मिटिगेट हो चुका है, वो आपके पास ज़ाया हो चुका है, आप उसको दोबारा नहीं देख सकते। ऐसा भी होता है कि मार्केट वहाँ से दोबारा जाती है, बहुत सिनेरियोस में ऐसा होता है, मार्केट अगेन वहाँ चली जाती है, आपको वहाँ पर अपने इमोशंस नहीं लाने होते, रिग्रेट नहीं करना होता, काश मैं बाय कर लेता, मैं भी मार्केट साथ ऊपर जाता। रॉन्ग, आपका रूल है, एक दफ़ा एक चीज़ को एक दफ़ा यूज़ करना है, स्टे ऑन इट, ठीक है, वही आपने यूज़ करना है हमेशा। सर एक और क्वेश्चन है। इस तरह की डिस्प्लेसमेंट हुई तो वो आपने बताया जो एफ इज इक्वल टू द बैंक। तो एक दफा डिस्प्लेसमेंट हो गई, अगर उसके बाद हम जब डिस्प्लेसमेंट के साथ अपना ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं, तो जब मार्केट उसको दोबारा ऑर्डर ब्लॉक पर आती है तो वहां से फिर वो दोबारा फिर ऊपर जाने के लिए आती है। क्या एक कह दफा रहे हैं तो आप, बैंक जितना अपना परचेज क्वेश्चन कर दोबारा चुके हैं। पूछिए। सर मैं कह रहा हूँ कि एक दफा अगर डिस्प्लेसमेंट जो बन गई वो हमने पहले मिस कर दी, उसके नीचे हम अपना ऑर्डर ब्लॉक बनाते हैं, जब ऑर्डर ब्लॉक को हम ट्रेड करते हैं तो उसमें हम डिस्प्लेसमेंट भी देखते हैं। तो वहां पे तो पहले क्योंकि बैंक एंटर होके वहां पे ऊपर लेके जा चुकी है मार्केट, वो वापस फिर उस ऑर्डर ब्लॉक में आके फिर हम ट्रेड को प्लान करते हैं, तो उसका उसका क्या सिनेरियो होता है? उसका ये सिनेरियो होता है कि जो आपकी कोर है, आईसीटी की जो कोर है, कोर कहते हैं मतलब जो आपकी बेस है बिल्कुल, वो यही है कि ट्रैप करना, ठीक है। मार्केट इस तरह नहीं जा सकती, इस तरह सिंपली नहीं जा सकती। अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि बैंक ने बाय करना है को, बैंक ने ऊपर जाना है, ठीक है। बैंक क्या करते हैं, बैंक इस तरह करते हैं कि आपके पास पहला रूल तो वो था ना कि जो जितने भी जिस साइड पे जाना है उस साइड के जितने भी ट्रेडर्स हो उनको आउट करो। पहले तो नीचे की लिक्विडिटी लेंगे, ठीक है। जब नीचे की लिक्विडिटी ले ली, अब बैंक को पता है कि बैंक का नैरेटिव ऊपर है, उसने बाइंग करनी है, वो इस तरह बाइंग नहीं करेगा। यहाँ पर और भी रिटेलर्स भी प्रॉफिट बना लेंगे, बहुत ट्रेडर्स प्रॉफिट बना लेंगे, जो आपको सारे होते हैं मोमेंटम ट्रेडर्स, वो भी प्रॉफिट बनाएंगे। बैंक करेगा एक मूव लाएगा, ठीक है। मूव लाने के बाद उसमें बाइंग की उसने, ठीक है। अब उसका टाइम है आउट करने का, लोगों का आउट करने का क्या करेगा, अगर ये ऑर्डर ब्लॉक है या फिर नीचे ऑर्डर ब्लॉक है उसकी हेल्प लेगा। उसकी हेल्प कैसे लेगा, रिट्रेसमेंट करेगा, फिर मूव आया, फिर इंड्यूस इट करेगा, फिर इस तरह। तो मार्केट में वो इस तरह नहीं था जा सकता, इस तरह नहीं था जा सकता, उसको साथ साथ ट्रैप और आउट करते जाना था। तो उसने इंड्यूसमेंट बनाकर आउट किया, ऑर्डर ब्लॉक की हेल्प ली, इस तरह यहाँ पर कहीं ट्रैप किया होगा,
ऊपर इक्वल हाइज बना के ट्रैप किया होगा, पीछे से ऑलरेडी ट्रैप कर चुका है। तो मार्केट ऊपर ऊपर से देखोगे मार्केट जा ऊपर ही रही है, बट अंदर ट्रैपिंग होती जा रही है, अंदर से उनके एसेस होते जा रहे हैं जो रिटेलर्स हैं। जी ठीक है। कभी भी ऐसे मूव नहीं आ सर सकता कि बैंक ने एक दफ़ा बैक करना था कर दिया। सर एक क्वेश्चन मेरा भी था। जी। जैसे आपने बताया सर कि एफपीजी से रिवर्सल होता है, तो वो जी। एफपीजी से तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। जैसे आपने बताया कि हम ऑर्डर ब्लॉक से ही ट्रेड लेंगे, तो जी। एफपीजी से जो मार्केट रिवर्स होगा तो उसको क्या हम इंड्यूसमेंट कह सकते हैं? नहीं, इंड्यूसमेंट नहीं कह सकते उसको आप। डिपेंड करता है आप ट्रेड क्या कर रहे हो। अगर आप यहाँ पर वो ट्रेड कर रहे हो, उसको क्या कहते हैं, यूनिकॉर्न मॉडल ट्रेड कर रहे हो, आप एफपीजी को इंड्यूसमेंट कह सकते हो। अगर आप यहाँ पे सिलो बिलो ट्रेड कर रहे हो, आप एफपीजी को कभी भी इंड्यूसमेंट नहीं कह सकते, आपकी एंट्री एफपीजी पर है। तो वो अच्छा सर, एफपीजी पर टोटली नहीं ट्रेड डिपेंडेंट होता है आप ट्रेड क्या कर रहे हो, उस हिसाब से फिर आप डिसाइड करते हो। ये एफपीजी तो वो है ना, एक फैक्टर है, मतलब एक छोटा सा कंपोनेंट है मार्केट में। मेन चीज़ तो आपका सेटअप होगा कि आपने क्या चीज़ कैसे ट्रेड करनी है। जब आपको आपका जी जी सेटअप मिल जाएगा, देन आप चीज़ें आपस में मिलाओगे और फिर हर चीज़ को उस लिहाज से देखोगे। जी जी जी, सही समझ है। गया सर। जी, शुक्रिया। अच्छा, तो नेक्स्ट आपके पास आता है जो इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं, उसके एक प्रॉपर अलग क्लास होगी, वो तो बहुत लंबे हैं, उसको आज नहीं हम पढ़ेंगे। और इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप के साथ ही वॉल्यूम गैप और गैप को पढ़ेंगे, वो भी उनका पार्ट ये काइंड ऑफ, बल्कि वो पढ़ा ही देता हूँ। वो हम असल में करते हैं फॉरेक्स। अगर आप इंडियन मार्केट करते हैं और कोई ऐसा करते हैं वो फिर आपके काम आते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करता। अगर आप आईसीटी चला रहे हो तो फॉरेक्स में चलाएं। जो आईसीटी चलती है वो सबसे अच्छी चलती है अमेरिकन मार्केट्स में, नेस 100 में, ईबी एसएमपी में। उसके बाद उससे बाद में चलती है फॉरेक्स में। ठीक है। फिर चलती है स्टॉक्स में, फिर चलती है क्रिप्टो में, फिर चलती है नेशंस स्टॉक मार्केट में। इस तरह आईसीटी चलती है, मतलब निफ्टी वगैरह में सबसे कम आईसीटी चलेगी, सबसे चलेगी अमेरिकन मार्केट में, फिर फॉरेक्स में। अच्छा, तो जो आपको वॉल्यूम गैप होता है वो आपके पास ज़्यादातर इस इनमें ही बनता है, नेशन स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो में बनता है। फॉरेक्स में बहुत कम बनता है, या फिर मंडे के स्टार्टिंग में बनता है। तो उसमें ऐसा होता है आपके पास ये है, ठीक है, जहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग करी उससे गैप आया, मार्केट ने ओपनिंग थोड़ा ऊपर करी, ठीक है, ओपनिंग थोड़ा ऊपर करी तो वहाँ पर एक गैप आ गया। गैप इस तरह से आया कि जो मार्केट में विक्स थी वो आपस में ओवरलैप कर रही थी, बट बॉडीज़ के दरमियान गैप था। ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम गैप। इसको आपने यूज़ कैसे करना है, इसको आपने, कोई इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सिंपली आपने इसको इस तरह मार्क करना है और इसको एफ बोल देना है। जो जो एफ का रूल है, सी एफ स्टार्ट, एफ फिल, वही इस पर लगाने हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अगर मार्केट इस तरह, इस तरह, ठीक है, तो इसमें भी आपने इस तरह एफ की तरह ट्रेड करना होता है, ट्रीट करना होता है इसको। एंड इसमें मेरा इतना खास एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने हमेशा से फॉरेक्स ही करी है, तो फॉरेक्स में तो ये महीने में एक दफ़ा बनता है, वो भी मैं ट्रेड नहीं करता। बट होते यही है, वॉल्यूम गैप, और ये इसको बोलते हैं सिंपल गैप। आगे एफ को ट्रेड करने के डिफरेंट वेज हैं, 4-5 वेज हैं टोटल एफ को। ठीक है। अगर आप डायरेक्ट एफ ट्रेड करना चाहते हैं उसका एक डिफरेंट सिनेरियो होगा। अगर आप किसी चीज़ से मिला कर एफ ट्रेड करना चाहते हैं उसका बिल्कुल अलग टीचिंग होगी। तो वो सब हम जैसे सेटअप्स पढ़ते जाएंगे वो हम सीखते जाएंगे। ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी पढ़ लेते हैं। जो डेली एफ होते हैं वो सबसे हाई प्रोबेबिलिटी होते हैं। ठीक है। अगर आपको पास डेली एफ आप कभी भी उसको इग्नोर नहीं कर सकते, आपका जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग सेटअप है। अगर आपके ऑपोजिट डेली एफ है, आप अपना सेटअप भूल जाओ। ठीक है। तो डेली एफ बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। और एफ होते हैं स्ट्रॉन्ग गोल्ड के कोरिलेटेड, मतलब कि जो आपके पास ओआंडा और forex.com में एफ है सेम जगह पर नैरेटिव के साथ, वो हाई प्रोबेबिलिटी होता है।
इसको आप अभी छोड़ दो। मेन यही है कि डेली एफिजीज आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। और एफिजीज पर स्टॉप लॉस कैसे रखते हैं? ये एफिजी है, तो फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे आप अपना हमेशा स्टॉप लॉस रखते हो। ये कैंडल है, इसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रखोगे, ठीक है। अगर मार्केट इस लो को तोड़ देती है, मतलब मार्केट में कभी भी मार्केट ऊपर नहीं जाने वाली, ये वाला एस एफ जी में अपना एसएल इस तरह रखते हो। बाकी जो आपका पूरी क्लास होगी हर सेटअप के एसएल की, कि प्रॉपर सेफ एसएल कहाँ पर रखना है, सेफ एसएल थ्योरी वो डिफरेंट होते हैं। इसमें ये होता है कि फर्स्ट कैंडल का लो के नीचे आपने एसएल रखना होता है। समटाइम्स ये एसएल बिगर बड़ा भी हो रहा होता है, तो आपको इस तरह करना पड़ता है इसमें कि जो फर्स्ट कैंडल है उसका आप कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट निकालो 50%, उसके ऊपर आप एसएल रख लो अपना, ठीक है। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी एफजीज की बेसिक्स यही हैं। आगे जो एडवांस एफजी क्या है कि एक लेग में कौन सा एफजी वर्क करेगा, कौन सा नहीं करेगा, कौन सा एफजी इंड्यूसमेंट होगा, कौन सा मार्केट को रिवर्स कर सकता है, तो बहुत सारी हम चीज़ें साथ साथ पढ़ते जाएंगे। सही है। सर ये छोटे टाइम फ्रेम में भी जो एफएजी बन रहे होते हैं, 1 मिनट में, 3 मिनट में, 5 मिनट में, तो हमें उसको भी उतनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए जितनी हम बड़े टाइम फ्रेम वाले को देंगे, जिस तरह से 1 आवर के या 30 मिनट के या 15 मिनट के, कि हमें नहीं, कहीं तक रुकना चाहिए, इसी नहीं उतनी टाइम फ्रेम रिस्पेक्ट तक तो रुक के। आप नहीं दे सकते ना उसको उतनी। हाई टाइम फ्रेम इज ऑलवेज लाइक ग्रेटर ही होता है, हाई प्रोबेबिलिटी होता है। 1 मिनट को तो आप खोलते भी नहीं, अपने ट्रेडिंग एग्रीमेंट में आपने 1 मिनट को खोलना भी नहीं। कम से कम आपका मिनिमम टाइम फ्रेम होगा 3 मिनट, वो भी सिर्फ 3 स्ट्रेटजीज़ के लिए, ठीक है। 2022 मॉडल, मार्केट मेकर मॉडल और सिल्वर बुलेट। इसके अलावा आपने 3 मिनट या 5 मिनट में नहीं जाना। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है, आप सेटअप ट्रेडिंग कर रहे हैं, कम से कम 15 मिनट। ये अपने जहन में दिमाग में ये बात उठा लें, ठीक है। अगर आप 15 मिनट से नीचे सेटअप ट्रेडिंग में जाएंगे, आपकी साइकोलॉजी गई। सही है, क्योंकि वहाँ पर सेटअप्स नहीं वर्क करते, सही से वर्क नहीं करते, आप बाद में परेशान होंगे। तो सेटअप ट्रेडिंग में मिनिमम 15 मिनट, सेशन वॉल्यूम ट्रेडिंग में मिनिमम 3 मिनट। और बात रही एफजीज को कंपेयर करने की, तो ये कंपैरिजन ही बिल्कुल गलत है कि 3 मिनट या 1 आवर का सेम होगा। 3 मिनट की अपनी वैल्यू है, अपने नैरेटिव के हिसाब से, अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से। 3 मिनट का ऑफ कोर्स आपको छोटा मूव देगा, तो वो आप स्ट्रेटजी छोटी वाली पकड़ते हैं, 1:2.5। 1 आवर वाला आपको बड़ा मूव देगा। तो वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं, इनको आप कंपेयर नहीं कर सकते, यूज़ इनका डिफरेंट है। जी ठीक है सर। बहुत जगह पर ऐसा भी होता है कि 1 आवर का एफवीजी बना हुआ है, उसमें 15 मिनट का भी नीचे कहीं पे बना होता है, तो अब वो मार्केट पहले ही अगर 1 आवर के एफवीजी को टैप करके ऊपर चले जाती है, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? अ, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने कभी एफ से ट्रेड लेनी नहीं। 1 आवर या 15 मिनट में एफ पे आप ट्रेड लेते सिर्फ 3 मिनट पे, इसके अलावा आप ले ही नहीं सकते। जी आईसीटी ठीक। में कोई भी नहीं लेता। ओके सर। इसमें यही प्रॉब्लम होता है ना, जो आपने अभी बोला, जब आप हाई टाइम फ्रेम पे जाते हो। हाई टाइम फ्रेम में सिर्फ आपने ट्रेड्स लेनी है ओटी पर, ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, स्टैंडर्ड डेविएशन को आपने मिलाना साथ, इन चीज़ों को साथ मिला कर ट्रेड करना है। तो मतलब आप सिर्फ सेटअप ट्रेड करने बहुत है। बाद में जब आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो गया, आपको मार्केट समझ आना शुरू हो गई है, नैरेटिव समझना शुरू हो गया है, आप अपनी स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश करें। बट अगर सेटअप से निकलना है तो निकाल लें, बस। जी ठीक। खैर, आज का हेलो एफ सर। की बेसिक्स की क्लास थी, कल आपकी होगी ऑर्डर ब्लॉक की क्लास, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और बहुत लंबी क्लास है, मे बी 2 क्लासेस लग जाए ऑर्डर ब्लॉक कवर करते। बट इम्पोर्टेंट क्लास है कल काफ़ी। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन था। जी जी, पूछें। मैं ऐसे बोल रहा था, एफपीसी अपन जो एसएल रख देते हैं, तो फिर उसमें टारगेट किस हिसाब से 1 वर्सेस 3 रखे या कोई ज्यादा रखे या कम रखे? टारगेट्स रखने के 3 तरीके होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन होती है एक आप 1:3 मतलब फिक्स टारगेट ले सकते हैं। एक होता है आप लिक्विडिटी टारगेट करते हैं, तो जो चीज़ आपको सूट करते हैं वही रखते मतलब हैं। उसके आगे के इंटरनल लिक्विडिटी वहां तक रख सकते हैं अपन, या नहीं वन नहीं, वर्सेस 3 ऐसे रख नहीं होता। सकते हैं? नहीं, तो आप नैरेटिव के हिसाब से टारगेट रखना स्टार्ट करें कि लिक्विडिटी टारगेट करें। अगर ऊपर कोई हाई है, आप उसको टारगेट करेंगे, ये हाई जाएगा, तो उस पर आपको जितना अच्छा अगर आर मिल रहा है तो उसमें ले लें।
मतलब आगे का आय है वो तो इंटरनली लिक्विडिटी हेलो हुई ना सर, फिर तो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, कह सकते हैं आप। मतलब हेलो सर। अंदर का रहेगा जो एकदम एक्सटर्नल है हाँ उससे तो अंदर रहेगा तो इंटरनली रहेगी ना वो तो फिर। अगर आपका वहां तक अच्छा बन रहा है ठीक है। 1:3, तो फिर आप वो ट्रेड लेना। अगर आप, मतलब, मैं आपको स्क्रीन पे बता देता हूँ। हम्म, आपका क्वेश्चन ही बड़ा कंफ्यूजिंग है। इस तरह कह रहा हूँ मैं कि अगर आप यहाँ से ट्रेड ले रहे हैं और हम्म, पीछे से हाई लगे हुए हैं, हम्म, तो अगर आपको लग रहा है ये वाला हाई जाएगा और यहाँ तक आपका 1:3 भी बन रहा है, तो वो आप ट्रेड ले लें। ठीक है, इस तरह अगर आपका इस तरह 1:3 बन रहा है और वहाँ पर लिक्विडिटी भी है, हम्म, वो आप ट्रेड लें। अगर आपको लग रहा है कि ये वाला हाई जाएगा और मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगी और आपका वन रेशो हम्म, 1.5 या 1:2 बन रहा है, उसको ना लें आप। तो तीन तरीके हैं ना, कि आप सिर्फ लिक्विड टारगेट कर लें या फिर सिर्फ फिक्स आर ले लें। मैं ये आपको करूँगा रिकमेंड कि आप लिक्विड टारगेट करना स्टार्ट करें, हाई टारगेट करना स्टार्ट करें। इससे ये होगा कि आपकी साइकोलॉजी अच्छी होगी, आपको समझ आना स्टार्ट हो कम जाएगी। से कम कम से कम इंटरनल तो लिक्विडिटी स्वैप करने जाएगा ही मार्केट। हाँ, जाता है। और इसमें ये भी मतलब होता है कि वही एक था। एक एक चीज़ ये भी होती है कि अगर ये ओल्ड हाई है, ओल्ड हाई के ऊपर कभी भी अपना टारगेट नहीं रखना चाहिए। एक नहीं होता है नहीं नहीं। रिजेक्शन ब्लॉक। रिजेक्शन ब्लॉक यहाँ ऊपर कहीं होता है, वो आप पढ़ लेंगे। उसके नीचे टारगेट रखते हैं, वो फिर इजीली हिट होता है। हम्म। हेलो सर। जी। हेलो सर। सर, मेरा नंबर आपने सेव नहीं किया। आपने बोला था मैसेज करने को, मैंने आपको मैसेज किया, फिर भी आप नहीं नंबर सेव किया। मैसेज सीन करने के बाद भी। कर लूँगा यार, कर लूँगा, कर सर लूँगा। गोल्ड 1 आवर में सर ब्रेकर ब्लॉक के नीचे सर एबीजी से इंड्यूसमेंट आया था सर, उसके साथ इंड्यूसमेंट सर एक बार चेक करें सर, गोल्ड 1 आवर में। आ रहा आपके माइक से, 1 मिनट। गोल्ड 1 आवर। सर हाँ, क्या गोल्ड वन कह रहे आवर हैं? में अच्छा, सर स्क्रीन शो नहीं हो रही, 1 मिनट। स्क्रीनशॉट प्लीज। हाँ, क्या कह रहे हैं? सर ये सर ब्रेकर ब्लॉक नहीं है सर, इसके साथ एक के साथ इंड्यूसमेंट सर। ये ब्रेकर ब्लॉक, 1 मिनट। नहीं नहीं, ब्रेकर ब्लॉक नहीं है ये। ये ऑर्डर ब्लॉक अभी टैप नहीं हुआ। हाँ, तो ये ऑर्डर ब्लॉक आप इसमें आप देखो ना कि आप क्या देख रहे हो। 1 मिनट। इसमें आप ये देखो, आप चाह रहे हो यहाँ से मार्केट सेल हो जाए। ठीक है, बट मार्केट ये करना चाह रही है, मार्केट ये ऑर्डर फ्लो को टैप करके सेल होना चाह रही है। तो जब आप इसको सेल करवाने की कोशिश करोगे, मार्केट यहाँ ऊपर से जहाँ पर आपका एस एल है वहाँ से लेकर सेल होगी। फिर आप कहोगे जहाँ मेरा एस एल था बस मार्केट वहाँ एस एल लेती सेल हो गई। बट असल में वो इंड्यूसमेंट क्रिएट करी है, एस एम आर कर रही है फॉर दिस ऑर्डर ब्लॉक। तो ये ऑर्डर, ये ब्रेकर ब्लॉक किसी काम का नहीं है, बिकॉज इसने सिर्फ इसकी लिक्विड ली है। अगर ये ब्रेकर ब्लॉक ने इसकी और इसकी लिक्विड ली होती तो देन ये इंड्यूसमेंट आपके पास काम की होती। ये इनवैलिड है, ट्रेड बिल्कुल भी ओके अच्छी नहीं सर, है। थैंक यू सर। सर इस ऑर्डर ब्लॉक से जो आपने मार्क किया, जहाँ से रिवर्सल का आपने कहा, यहाँ से भी मार्केट रिवर्स हो सकता है, इसके ऊपर भी तो एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ नहीं, ये ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये पूरा एक है। ऑर्डर फ्लो है। इसके नीचे क्लोज होने से पहले ऑर्डर ब्लॉक बना है। तो ये पूरा ऑर्डर फ्लो के अंदर ऑर्डर ब्लॉक, तो उसकी जी। इंड्यूसमेंट है ये। हाँ जी, तो ये जिस तरह से आप बता रहे थे कि डबल पीडीआर रेट भी लग जाते हैं, तो इसलिए हमें इसका टारगेट ऊपर तक ही रखना चाहिए और पूरे ऑर्डर फ्लो तक। एस एल? एसएल, यस सर, एसएल। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इतना एस एल रखेंगे तो टारगेट आप क्या गोल्ड का ऑल टाइम लो तोड़ेंगे? इतना एस एल नहीं रखते। इसके मैंने सही एनालिसिस नहीं किया अभी, 1 मिनट रुको। वैसे भी आजकल तो ट्रेड करना नहीं बनता, आजकल वॉल्यूम नहीं है। हाँ, अगर ये ट्रेड टैप होती है 5 मिनट, 5 जनवरी के बाद टैप होती है, देन आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, इसका 4 आवर का ऑर्डर फ्लो यहाँ स्टार्ट हो रहा है। 2636, 2636, 2367। इसमें 2367 है। सर 2337 है वो। इसमें मार्केट गिर चुकी है ऑर्डर ब्लॉक से, वांडा में, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक से।
खैर आजकल नहीं ट्रेड करें आप, बिल्कुल भी। मार्केट मैनिपुलेटिव है। सही है, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। अ, कल आपकी इंपॉर्टेंट क्लास होगी ऑर्डर ब्लॉक पर। कल मिलते हैं आज। हाँ सही है। तो क्लास लिंक ज्यादा फास्ट दीजिए। क्या कह रहे हैं? हाँ, क्लास लिंक या फास्ट दीजिए। नहीं, पूरे टाइम पर तो आया लिंक। नहीं, शायद वो रिकॉर्डिंग की बात तो कर रहे हैं। रेगुलर की बात करते हैं। अच्छा, रिकॉर्डिंग, हाँ सही है। ओके। सर अल्लाह वो हाफिज़। सर जी जी पूछें। सर मैंने ना वो हमारे ग्रुप में एक चीज़ भेजी है, वो न्यूयॉर्क ओपन और टू डे ओपन की, आप चेक कर सकते हैं अगर मुश्किल हो। वो सर ये टुडे ओपन सर ये आपका गलत है। ये ऊपर आएगा ना। नहीं सर, वो ये ग्रीन कैंडल पे है एक्चुअली में। एक मिनट। 6, हाँ सही है। मुझे लगा पीछे वाली पर है। टुडे ओपन, लंदन ओपन सर ये ऑर्डर ब्लॉक के कहा रहा था। 3, हाँ सही है। सर यहाँ पर वैसे क्योंकि सेशन वॉल्यूम ट्रेडिंग है तो इंड्यूसमेंट तो नहीं कंसिडर करेंगे ना, क्योंकि इंड्यूस होती भी नहीं है मेरे ख्याल से मार्केट। वो नेक्स्ट पे मैंने देखा है कि वो टैप करके गिर गई थी 1:3 में। आप नेक्स्ट करेंगे पिक्चर, नेक्स्ट इमेज। एक मिनट। जी जी। अच्छा, जी आप क्या कह रहे हैं? हाँ सर, मैं कह रहा था वो नेक्स्ट पे फिर आपने देख नेक्स्ट इमेज में ये इस तरह परफॉर्म हुई है ट्रेड, तो यहाँ पर इंड्यूसमेंट तो नहीं देखते ना जब हम सेशन वॉल्यूम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। तो इंड्यूसमेंट किसके लिए? सर मतलब कि जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक एक आ रहा था ना यहाँ पर। ये वाला? जी जी। जिससे मैंने ट्रेड बनाई है न्यूयॉर्क ओपन और उसके ओपन से पहले। आपने कहा था ना कि सेल साइड अब जाना है तो अप साइड हमने देखना होता है एंट्रीज। अच्छा अच्छा, इसकी बात कर रहे हैं, हाँ। जी। तो सर यहाँ नहीं इंड्यूसमेंट का तो वेट नहीं करते ना लिक्विडिटी स्वीप के बाद। नहीं, आप 15 मिनट पे हैं, फिर तो ये सेटअप है। ये सेशन ट्रेडिंग थोड़ी ना हुई। सही सही। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा हमें 15 मिनट पर 15। ये ऑर्डर ब्लॉक का सेटअप हुआ ना। सेशन ट्रेडिंग में भी अगर ये होता तो फिर भी वो सेटअप ही होता 5 मिनट पर। ये सर आप तो यूनिक सेटअप को मॉडल में सेट नहीं नहीं, एक मिनट। आप सेटअप को छोटे टाइम फ्रेम में जाके ये नहीं कह सकते सेशन ट्रेडिंग। सेशन ट्रेडिंग क्या होती है? वॉल्यूम को कैच करना जस्ट बेस ऑन नैरेटिव, नॉट ऑन ऑर्डर ब्लॉक, नॉट ऑन ब्रेकर ब्लॉक। अगर आप ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक ट्रेड कर रहे हैं, दैट्स नॉट सेशन ट्रेडिंग। अभी आपने सेशन ट्रेडिंग सीखी नहीं तो आप यहाँ पे नहीं वो टेस्ट कर सकते। ठीक हो गया सर, ठीक है सर ये जी। एक सेटअप ही है। ठीक हो गया सर और ये नेक्स्ट। सर ऑर्डर ब्लॉक इसलिए नहीं जी वर्क जी। करा, इसके ये दोनों के दरमियान में था। हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं? सर जी, ये जो सेशन ट्रेडिंग में इसको सर जी हम सेटअप मतलब सेटअप नहीं बनाएंगे इसको, हम सर जी ऐसे एज ए नैरेटिव देखेंगे। बिल्कुल, सेटअप नहीं बनाते उसमें ज़रा भी। तो ये तो सर जी हाई सर जी कम प्रोबेबिलिटी नहीं हो जाएगी सर जी वही तो मतलब। मैं कह रहा हूँ, मुश्किल होती है। मजाक जी। तो नहीं है वो। अच्छा। अच्छा बस यहाँ पर मैं यही कंसेप्ट देख रहा था कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक जो है ये न्यूयॉर्क ओपन और टू डे ओपन से ऊपर है तो मार्केट पहले इस पे आएगी और फिर जाएगी, लेकिन आप वही बता रहे हैं कि ये सेटअप क्यों हो गया ऑर्डर ब्लॉक है उसका। ठीक हाँ ठीक। ये सही है। अल्लाह हाफिज़।